हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि, इस चैप्टर से हम लोग 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। गुणाकर मूल्य जो लेखक है नागरी लिपि का, उनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए, उनका जन्म कब हुआ था, वह हुआ था 1935 में। कब हुआ था, 1935 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो देखिए, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था, वह हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 3 है, गुणाकर मूल्य ने किस विषय में एमए किए थे। इतिहास, गणित, हिंदी या विज्ञान। तो देखिए, गुणाकर मूल्य जो है वह किस विषय में एमए किए थे, वह किए थे गणित विषय में। किस विषय में, गणित विषय में जो है वह एमए किए थे। 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणाकर मूल्य ने कितने वर्षों तक विज्ञान गुणाकर मूल्य कितने वर्षों तक गणित पढ़ाते रहे। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 40 वर्ष। तो देखिए, गुणाकर मूल्य कितने वर्ष तक गणित पढ़ाते रहे, वह 30 वर्ष तक गणित पढ़ाए थे। कितने वर्ष तक, 30 वर्ष तक। 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था। 2005, 2007, 2009 या 2011। तो देखिए, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था, वह हुआ था 2011 में। कब हुआ था गुणाकर मूल्य का निधन, 2011 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणाकर मूल्य ने किन विषयों पर लेखन किया है। गणित, विज्ञान, इतिहास। तो देखिए, गुणाकर मूल्य जो है यह तीनों विषयों में क्या किया है, लेखन किया है। 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणाकर मूल्य की कितनी से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो गई है। 500, 1000, 2500 या 3000। तो देखिए, 2500 से अधिक कहानियां गुणकर मूल्य की क्या हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। क्या हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। 2500 से अधिक रचनाएं जो है गुणाकर मूल्य की प्रकाशित हो चुकी है। 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्षरों की कहानी पुस्तक किसने लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर, गुणाकर मूल्य, प्रेमचंद या हरिवंश राय बच्चन। तो देखिए, अक्षरों की कहानी पुस्तक किसने लिखी है, यह लिखा है गुणाकर मूल्य ने। किसने लिखा है, गुणाकर मूल्य ने। किसने लिखा है, गुणाकर मूल्य ने। 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी रचना है। महादेवी वर्मा, गुणाकर मूल्य, राहुल शंकरयात्यन या नागार्जुन। तो देखिए, भारतीय लिपियों की किसकी कहानी है, वह गुणाकर मूल्य की। किसकी कहानी है, गुणाकर मूल्य की। किसकी रचना है, गुणाकर मूल्य की। भारतीय लिपियों की कहानी। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षरों की कहानी पुस्तक में किसका वर्णन है। खेलों का, पर्वतों का, लिपियों के विकास का या नदियों का। तो देखिए, अक्षरों की कहानी पुस्तक में किसका वर्णन है, वह लिपियों के विकास का। किसका वर्णन है, लिपियों के विकास का। 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, नगरी लिपि का प्रयोग किस देश में नेपाली भाषा लिखने के लिए होता है। तो देखिए, नगरी लिपि का उपयोग नेपाली भाषा लिखने में किस देश में प्रयोग होता है, वह होता है नेपाल में। किस देश में, नेपाल में प्रयोग होता है। 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। रोमन, देवनागरी, फारसी या बांग्ला। तो देखिए, मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, यह लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 13 है, देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। चित्र, शिरोरेखा, रंग या संख्या। तो देखिए, देवनागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है, वह है शिरोरेखा। क्या है, शिरोरेखा जो है देवनागरी लिपि का मुख्य पहचान है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुजराती लिपि किससे अधिक भिन्न मानी गई है। नगरी, उर्दू, फारसी या रोमन। तो यह किससे भिन्न मानी गई है, वह नागरी से मानी गई है। किससे मानी गई है, नागरी लिपि से भिन्न मानी गई है। 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बांग्ला लिपि किसकी शाखा मानी जाती है। नागरी की, उर्दू की, फारसी की या रोमन की। तो देखिए, बांग्ला लिपि जो है किसकी शाखा मानी जाती है, वह मानी जाती है नागरी की। किसकी, नागरी की शाखा मानी जाती है। कौन, बांग्ला। 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिण भारत की कौन सी लिपि नागरी
नागरी की तरह प्राचीन है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए दक्षिण भारत की कौन सी लिपि नागरी की तरह प्राचीन है? तो यह तमिल, मलयालम और तेलुगु और कन्नड़, ये चारों प्रसिद्ध है। कौन? ये चारों प्रसिद्ध है। 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पुराने समय में दक्षिण भारत में पत्रियां लिखने किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? नागरी, फारसी, रोमन या उर्दू? तो देखिए दक्षिण भारत में पत्रियां लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? वह किया जाता नागरी लिपि का। किस लिपि का? नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? नागरी, रोमन, फारसी या बांग्ला? तो देखिए राष्ट्रकूटों के शासनकाल में किस लिपि का प्रयोग हुआ था? वह हुआ था नागरी लिपि का। किस लिपि का प्रयोग हुआ था? नागरी लिपि का। 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नागरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिकल्पल किस लिपि में लिखा गया है? रोमन, नागरी, उर्दू या फारसी? तो देखिए परिकल्पल शब्द किस लिपि में लिखा गया है? यह नागरी लिपि में लिखा गया। किस लिपि में लिखा गया है? नागरी लिपि में लिखा गया। 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, नगरी लिपि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रोमन, देवनागरी, फारसी या गुरुमुखी? तो देखिए नागरी लिपि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह देवनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, देवनागरी शब्द में देव का अर्थ क्या है? राजा, नगर, देवता या व्यापारी? तो देखिए देवनागरी शब्द में देव का अर्थ क्या होता है? देवता। देव का अर्थ क्या होता है? देवता, देवनागरी शब्द में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, 8वीं 9वीं सदी का नागरी लिपि का प्रसार कहां तक हो गया था? पूरे देश में, केवल उत्तर भारत में, केवल दक्षिण भारत में या केवल नेपाल में? तो यह कहाँ हो गया था? पूरे देश में इनका प्रचार प्रसार हो गया था। कहाँ हो गया था? पूरे देश में। 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदी का प्रारंभिक साहित्य किस लिपि में लिखा गया है? रोमन, नागरी, फारसी या बांग्ला? तो देखिए हिंदी का प्रारंभिक साहित्य किस लिपि में लिखा गया है? वह लिखा गया नागरी लिपि में। किस लिपि में? नागरी लिपि में लिखा गया है। 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नागरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन मंदिरों से किस काल की हस्त लिपियां मिली है? 8वीं 9वीं सदी, 10वीं सदी, 12वीं सदी या 15वीं सदी? तो देखिए जैन मंदिरों से 8वीं 9वीं सदी के हस्त लिपियां प्राप्त हुई है। कौन सी सदी के? 8वीं 9वीं सदी के लिपियां, हस्त लिपियां प्राप्त हुई है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण भारत की अधिक प्राचीन भाषाएं कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मलयालम या सभी? तो देखिए दक्षिण भारत की अधिक प्राचीन भाषा कौन है? वह है तमिल। कौन है? तमिल जो है दक्षिण भारत की सबसे अधिक प्राचीन भाषा है। 25 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रकूट शासकों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत, मराठी, हिंदी या उर्दू? तो देखिए राष्ट्रकूट शासकों की भाषा कौन सी थी? वह थी संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत जो है राष्ट्रकूट शासकों की भाषा थी। 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राजा के ताम्र पत्रों में नगरी लिपि के लेख मिले हैं? अशोक, तिवारी देव, अकबर या समुद्रगुप्त? तो देखिए किस राजा के मिले हैं? वह मिले हैं तिवारी देव के। किनके मिले हैं? तिवारी देव के। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख किस लिपि में मिले हैं? फारसी, नागरी, रोमन या उर्दू? तो देखिए गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख किस लिपि में मिले हैं? वह मिले हैं नागरी लिपि में। किस लिपि में? नागरी लिपि में। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख किस लिपि में मिलते हैं? फारसी, नागरी, रोमन या उर्दू? तो देखिए गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख किस लिपि में मिलते हैं? वह मिलते हैं नागरी लिपि में। किसमें? नागरी लिपि में। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मीर भोज किस वंश का शासक था? मौर्य, गुप्त, गुर्जर प्रतिहार या पाल? तो देखिए मीर भोज किस वंश का शासक था? वह था गुर्जर प्रतिहार वंश का। किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कौन? मीर भोज। क्वेश्चन नंबर 30 है, 12वीं सदी तक उत्तर भारत के हिंदी शासक किस लिपि का प्रयोग करते थे? फारसी, देवनागरी,
या नागरी, रोमन या बांग्ला। तो देखिए 12वीं सदी तक उत्तर भारत के हिंदी शासक किस लिपि का प्रयोग करते थे? वह करते थे नागरी और देवनागरी लिपि का प्रयोग। 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बताइएगा कि 30 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। धन्यवाद।